Hello everyone. हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्या सिंह। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर जो कि वायु है। और हम दोनों थे सेवन के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसे जरूर देखें तो भी आपको इस फोर्थ एंड नेक्स्ट चैप्टर आगे के समझ आएंगे। फर्स्ट थिंग, हमारी पृथ्वी चारों ओर ऐसे वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात में ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया। वायुमंडल संगठन। पहले क्या होता है, जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक चादर जैसा जो कि हमें दिखाई नहीं देता, वो एक वायु का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और बहुत सारे ऑर्गन हो गया, अ, गैसों का मिश्रण है जो हमें सूरज की रक्षा और बहुत सी चीजों से बचाता है। ये चीजें हम लोग आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि आप देखते हो कि सूरज की यूवी एक्स किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। वो क्या कारण है? क्योंकि ये कई पार्ट्स में और कई मोटाई में उपस्थित है पृथ्वी के ऊपर। यहाँ से लेकर के करीब 600 से 700 किलोमीटर तक एक वायु की मोटी चादर है। वायुमंडल के संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह उनकी गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में है। तो ये चीजें होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, 21% ऑक्सीजन है, 78% नॉट नाइट्रोजन है, अन्य सभी गैसें 0.04% है, ऑर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अच्छा, लेकिन अगर यही इंक्रीज हो जाएगा ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक मोटी सी परत हो जाती है। जैसे जैसे वो होता जाएगा मोटी परत होता जाएगी। मान लो कोई चीजें, सूरज की किरणें आ रही हैं, सूरज की किरणें को अवशोषित बहुत तेज करती है ये, लेकिन उसको पृथ्वी से जब रिफ्लेक्ट होके जाती है तो उसको ट्रैप कर लेती है। और जब वो ट्रैप करती है तो फिर क्या होता है, वहां का तापमान इंक्रीज हो जाता है। जैसे पृथ्वी पर अगर कोई सूरज की 51% आ रहा है तो हमें उसको 51% वापस भी देना होता है। ये क्या करेगी, उसको 30-40% को ट्रैप करके रख लेगी। तो फिर पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा और जिससे बर्फ पिघलेगा, बारिश का और मौसम चेंज होना, बाढ़ आना, ये सब स्थितियां पैदा होती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ये वृत्ता रेख दिया गया है, आपको देख मैंने जो बताया आपको, जिसमें वायु के विभिन्न संगठन को प्रतिशत में दर्शाया गया है। नाइट्रोजन वायु की सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब हम फेफड़ों के कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन लेते हो, ये तो समझ ही गए होगे। और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो सीधे नाइट्रोजन ले ही नहीं पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर, जो पौधे हैं उनकी जड़ों द्वारा होता है, नाइट्रोजन लेके इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे इस पौधे प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट ये नाइट्रोजन में नहीं लेते हैं, इसे नाइट्रोजनीकरण करते हैं तब ये नाइट्रोजन लेते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हर पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस, हरे पादप और अपने भोजन के स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं।
हरे पादप अपने भोजन के स्वरूप के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन वापस करता है। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादप द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों की बराबर होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मतलब मैं इसको एक यहाँ इम्पोर्टेंटली लिख दूं क्योंकि ये टेक्स्ट में के रूप में यूपीएससी में कभी भी पूछा जा सकता है कि जितना हम छोड़ते हैं बराबर में ही पेड़ उतना ग्रहण करती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ हो जाता है। मतलब अब जो चीजों को अवशोषित किया पेड़ ने, कार्बन अवशोषित किया, लेकिन उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उस लकड़ी में। हम उसको जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकल गया, तो क्या ही फायदा लकड़ी को जलाने का। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी के मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे आप कई न्यूज़ देख सकते हो इसमें कि यहाँ का टेम्परेचर कितना हाई है। यहाँ पे जहाँ ठंडी होती थी वहां पे कितनी अब गर्मी पड़ने लगी है। और यहाँ तो हमेशा गर्म रहता ही था, लेकिन इस एरिया में इतना ज्यादा टेम्परेचर है, इंक्रीज हुआ है। अब पहले हीट पॉइंट होता था, अब बॉइलिंग पॉइंट आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल एवं वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसकी मंडल में मौजूद हो वायु को से सांस लेते हैं, ठीक है। और मौसम लगभग सभी घटनाएं जैसे जो वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण इसी परत के अंदर होता है, क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। और समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल यहाँ पे ही मतलब प्लेन उड़ाए जाते हैं, यहाँ पे ये एकदम शांत एरिया होता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं पर से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ पे परिस्थितियों में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है, ठीक है। यह परत उस सूर्य की से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, जैसे यूवी, एक्सरे। मध्यमंडल, आप ये देख, अभी मैं आपको समझाती हूँ। यह मध्यमंडल वायु मंडल की तीसरी परत है। यहाँ समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यहाँ लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आता है तो वो एक इतनी तेज हवा और इतना घर्षण होता है, उस हवा से घर्षण पैदा होता है जितनी स्पीड से आता है, तो उससे आग लगती है और वो जल के वहीं खत्म हो जाता है। जो बहुत बड़े होते हैं वो छोटे से टुकड़े के रूप में पृथ्वी पे आ गए हैं। ब्रह्मंडल, वह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है और 80 से 400 किलोमीटर तक फैला रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी में प्रसारित रेडियो तरंगे पर इसे के द्वारा पुनः परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि जो बाह्य वायुमंडल है, यहाँ पे एक आयन मंडल भी पाया जाता है, जिसमें आयन मंडल कहते हैं वायुमंडल को भी। यहाँ पे प्लस माइनस से प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ही वो रहता है, संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं। एक सेकंड में इसको समझाती हूँ आपको। हम्म, तो प्लस माइनस करके बहुत सारे रहते हैं वहां पे। तो ये एक दूसरे से क्रिया करके
जैसे यहाँ पे हम लोग हैं, ये पृथ्वी है और ये आयन मंडल है, समझिए। हम यहाँ किसी से बात कर रहे हैं तो ये जो रेडियो तरंगे हैं यहाँ गई। अब मुझे यहाँ पे किसी को भेजना है, किसी को कॉल या किसी को कुछ भी करना है, किसी से सैटेलाइट के थ्रू, या आप रेडियो सुनते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ से कोई इंसान भेज रहा है तो यहाँ जाता है, टकराता है, फिर वो आपके पास ऐसे आता है। तो यहाँ पे जा करके यहाँ टकराने की जो क्रिया है ये को परिवर्तित करता है। कौन करता है? आयन मंडल। बहिर्मंडल, वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है और हल्की गैस से, जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं पर अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो हीलियम और हाइड्रोजन बहिर्मंडल के अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये हल्की गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम तो हल्की गैसें हैं। तो बहिर्मंडल, आप गैलेक्सी में जाओगे तो सब हाइड्रोजन और हीलियम में मिलता है, इनके संलयन से ही आग वगैरह लगती है। मौसम एवं जलवायु, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज का दिन साफ होगा, धूप निकलेगा, कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से ये एक दिवसीय मैच की भविष्य पर अनुमान लगाने का सुना है। यदि हम कल्पना करें तो हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर। तो मौसम वह है जो कि एक नियंत्रण को बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रतीक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम के निकट ये नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान पर औसत मौसम उस स्थान की जलवायु होता है। ठीक है, अगर मान लो कहीं ठंडी लंबे समय तक रहती है तो वहां की शीत ऋतु ही जलवायु है। और अगर समय के साथ बदलता रहता है तो वो मौसम होता है जो हर प्रतिदिन बदलता है। क्या अब आप समझ ही गए होंगे कि मौसम और दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूदा ताप एक शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होता है। आय जैसे आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है, तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहलाती है। जैसे सूर्य की 100% थोड़ी ऊर्जा आती है, 49% बादल, आयनमंडल और धूल कण ओजोन समता मंडल ये सब रोक लेते हैं। उसके बाद 51% तक पृथ्वी पे आती है, जो कि वो भी रात तक में वापस हो जाती है। ये आपको हाई लेवल के उसमें बुक में मिलेगा। तो आतपन क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तो ये तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में, जैसे जैसे तिरछी होती जाती है तो वो उसकी रोशनी और उसकी ऊर्जा कम होती जाती है। तो मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। आप ये देख रहे हो, ये तापमापी है, तापमान को मापता है। ये वायु दाबी मापी है, वायु दाब को मापता है कि कितना यहाँ पे, जैसे कि एटमॉस्फेयर कितना वजन, पिछली कक्षा में बताया था मैंने कि जितना आप नीचे तल पे रहोगे उतना एटमॉस्फेयर अधिक होगा, जितना ही आप ऊंचे पे जाओगे उतना ही आपका वायु दाब कम होते जाएगा। एटमॉस्फेयर ये आपको दिशा बताने के लिए होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। से बात
ये उसके अकॉर्डिंग चलता है, और इसको हवा की दिशा भी बताता रहता है। ये वात दिग्दर्शी है जो हवा की दिशा को बताता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 पर सेल्सियस पर उबलता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। जैसे दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें, जो एसाफेल्ट जो किन कंकर्स होते हैं, और धातुओं और कंक्रीट से बनी भवन गर्म हो जाते हैं, और रात के समय वह ऊष्मा से मुक्त हो जाते हैं। नगर के भीड़ वाले उच्च भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, और जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई चीज कंटिन्यू गर्म होने लगती है तो वो क्या करती है, एक लिमिट तक ही गर्म हो सकती है, फिर वो या तो यार छिटकने लगती है, या तो वो एकदम सूखी होकर के आने वाले समय में वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन ये जो उष्मा को अवशोषित करते कंटिन्यू गर्म होते थे, जैसे ही सूरज डूबता है वो थोड़ा ठंडा ठंडा धीरे धीरे अपनी उष्मा को निकालना स्टार्ट करते हैं। जिससे क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ का एक रात के समय भी नॉर्मली रहता है, वो ठंडा नहीं होता है एकदम। वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बदलती रहती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक है। ये जैसे कि आप आप किसी के किस कोई मेज घूम रहा है, कंटिन्यू घूम रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर एक चींटी रख दो वो भी घूमने लगेगा। लेकिन अभी वही आप ऐसा कोई चीज उसके ऊपर ऊपर में ही रख दो, उससे मेज पे टच नहीं करे, और वो कंटिन्यू चारों तरफ से, तो आपको लगेगा कि मैं भी घूम रही हूँ साथ में, जबकि मैं आप नहीं घूम रहे हो, मेज घूम रहा है। जैसे आप ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि केवल ट्रेन ट्रेन नहीं चल रही, किनारे किनारे की चीजें चल रही हैं। ऐसे ही वायु दाब होता है जो हमें चारों तरफ से लगता है और हमें पता भी नहीं चलता है, और हम पे कोई इफेक्ट भी नहीं करता, क्योंकि हमारा शरीर भी उसको एक विपरीत बल देता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने वाला दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्री स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। समुद्री स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। ठीक है? ऊपर की ओर जाने पे वायुदाब तेजी से गिरने लगे। जैसे कि आप यहाँ नीचे हो तो आपको ऑक्सीजन एकदम भरपूर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप जब पहाड़ पे जाते हो तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, तो क्या वायु दाब आपका कम हो रहा है ना, तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो आप नीचे आते हो, क्योंकि वायु दाब ज्यादा तो जमीन पे है, तो आपको ऑक्सीजन भी ज्यादा जमीन पे मिलेगा। जैसे ही आप वायु दाब के लिए कम हो रहा है, मतलब आप किसी ऊंचे स्थान पे, बहुत ऊंचे स्थान पे, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तापमान द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, अगर कहीं पे जैसे हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, लेकिन कहीं पे बहुत ज्यादा तापमान है, तो वहां पे क्या होता है, वायुदाब थोड़ा कम प्रभावित होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर पा करके निम्न होने लगता है, वहां पे उष्मा ज्यादा होती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में गर्म होकर ऊपर उठती है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो जाहिर से, जैसे कोई चीज एकदम जलने या खत्म होने नहीं लगती, तो जहाँ ज्यादा तापमान होगा वहाँ ऑक्सीजन, जाहिर से बात है, जैसे पानी को बहुत ज्यादा उबालोगे तो उबालने पे क्या होता है, गैस उड़ जाता है, पानी खत्म होने लगता है। ऐसे ही वायु दाब है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा कहीं पर भी तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। यहाँ पे गर्मी अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी, ह्यूमिडिटी होगी, पसीना आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। निम्न दाब बल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसी फलस्वरूप यही भारी होती है। और भारी वायु निम्न
जित होकर वायु उच्च दाब क्षेत्र में बनाती है। जब उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रभावी होती है। ये मतलब गमन करती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जैसे कि विषुवत रेखा क्षेत्र पे तापमान अधिक है, तो वहां से क्या करता है कि वो गैसें जो है वो उठ करके ऊपर, या जलवाष्प उठ करके ऊपर जाती है, तो साथ साथ ऑक्सीजन भी जाता है, बहुत सी चीज आती हैं। फिर वो क्या करती है, वो चीजें कभी लेफ्ट और राइट दोनों साइड जाएंगी। जैसे कि मैं समझाती हूँ आपको ये। जैसे कि ये है, इस यहाँ ये विषुवत रेखा है, इसके बीच में यहाँ पे सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ रही है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये उठेंगी और ये एक लेफ्ट और एक राइट हो जाएंगी। फिर जहां उनको ये लो प्रेशर बनाती है यहाँ पे, क्योंकि ये उठ रही है, यहाँ पे कोई दाब है ही नहीं, तो यहाँ लो प्रेशर हुआ। अब जहाँ पे भारी दाब होगा ना, वहां जा करके ये गिर जाएंगे हाई प्रेशर के पास। हाई प्रेशर के पास जाते ही क्या होगा, फिर ये लो, ये यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, ये नीचे नीचे फिर इधर ऐसे जाएंगी, फिर यहाँ से जा करके उठ जाएंगी, फिर हाई प्रेशर। तो ये क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, लो प्रेशर से फिर उठ करके हाई प्रेशर पे आ रही है। ये चक्रण ऐसे हमारे पृथ्वी पे कंटिन्यू चलता रहता है। मतलब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आएंगी नहीं, तो फिर लो प्रेशर पे वाष्प होकर के उठ जाएंगी। वाष्प होकर जब उठती हैं तो फिर ये हाई प्रेशर पे साइड जाती हैं, क्योंकि वहां स्थान जहाँ हाई, जो लो प्रेशर होता है, वो कहीं खाली स्थान देखते ही उस एरिया को कवर कर लेता है। और हाई प्रेशर क्या करता है, जब जहाँ लो प्रेशर होता है उधर चला जाता है, तो एक दूसरे के पास से लोग जाते रहते हैं। लेकिन सही मायने में एक डिफिनेशन है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है। अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर नहीं जाता तो ये चक्रण नहीं चल पाता। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। तो आप समझ ही गए हो। जाहिर सी बात है, जहाँ तापमान नहीं होगा तो वहां ठंडी ही वायु होगी। पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ये हाईलाइट कर लेते हैं एक सेकंड। उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र को वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जब हम सड़क पर गिरती पत्तियों को उड़ाती तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। तो कभी कभी जब हम पवन धीरे बहती है, तो आप इस महीने में धूल, धुएं और उड़ते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेजी से तेज होती है कि विपरीत दिशा में चलने वाली कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। तीन या अन्य सोचिए, जब तक पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न होती है, तो पवन की मुख्यतः तीन प्रकारों से विभाजित किया जाता है। जैसे कि अगर कोई उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर जा रहा है, तो गति करे, पवन की गति ही कंटिन्यू, कोई हवा चल रही है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही, तो पवन है, ठीक है। और जब यही पवन वहां का कंटिन्यू रहने लगे, तो वहां की जलवायु बन जाएगी। एक होता है स्थानीय पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने, स्थायी पवने, सॉरी। स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। स्थायी पवने क्या होता है, व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने होते हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, जो कि कंटिन्यू एक ही दिशा में चलती हैं। ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोल्ड्रम भी इस 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ को, इस एरिया को डोल्ड्रम कहते हैं। ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र है, चाहे इसको विषुवत रेखीय क्षेत्र बोलिए, तीनों ही इनका नाम है। और जो व्यापारिक पवने हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर पवने, ये हमेशा व्यापारिक पवने कंटिन्यू इसी दिशा में चलेंगी, पश्चिम एवं पूर्वी पवने। ये वर्ष भर निश्चित ही दिशा में चलती रहती हैं। तो ये क्या हो गई, स्थायी हो गई। मौसमी पवनें क्या होती है, पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, हमेशा ये चेंज होती रहती हैं मौसमी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन की किसी विशेष समय चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल या समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जैसे इसे लू कहते हैं।
जैसे कहीं का तापमान अधिक होता है तो वहां पे एक ऐसी हवा, गरम गरम सी हवा चलती है, तो उसे लू कहते हैं। वो स्थानीय पवने होती है। जरूरी नहीं है कि वो हमारे यूपी में चल रहा है तो वो उत्तराखंड में भी चले, नहीं। हो सकता है यूपी के भी वो ईस्ट में चल रहा हो, वेस्ट में नहीं, या साउथ में चल रहा हो, यूपी के नॉर्थ में नहीं। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अक्षांश के रूप में विभाजित किया गया है। तो इसे अक्षांश से 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करके इसको समझाया गया है कि हाँ, अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है जिसे पृथ्वी को इतने भागों में बांटा गया है। ठीक है। बट इसी से हम ये भी समझते हैं कि कौन सी जगह पे तापमान अधिक होगा, कौन सी जगह कौन सी पवनें चलती हैं, कौन सी जगह पे ठंडी ज्यादा होती है। जैसे हम अक्षांतर और देशांतर को मिलाकर किसी स्थान के बारे में जानते हैं, वैसे ही वहां की जलवायु के बारे में भी जानते हैं कि यहाँ पे इस डिग्री पे इतना टेम्परेचर या इतना वायु का तापमान होगा, या जलवायु यहाँ की ऐसी होगी। जाहिर सी बात है कि अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाओगे तो वहां पे तो एकदम सूरज नहीं पहुंच पाता है, तो यहाँ का टेम्परेचर तो डाउन होगा। तो ये कितनी डिग्री पे है? ये 90 डिग्री पे है। ठीक है। तो इसी तरह हमको ये भी तो पता है कि इसके अगर नीचे आएंगे तो नीचे आते आते अगर नॉर्थ से हम लोग नीचे आ रहे हैं तो इस थोड़ी ठंडी थोड़ी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि बहुत गर्म हो जाएगी। यहाँ पे भूमध्य रेखा पर यहाँ बहुत गर्म हो जाएगी। तो जो ये स्थिति यहाँ गर्म बन रही है, डायरेक्ट तो हो नहीं रही है, वो धीरे धीरे करके हो रही है। तो ये जो धीरे धीरे करके हो रही है, ये पहले कौन से डिग्री पे कितने टेम्परेचर है, फिर कौन से डिग्री पे कितने टेम्परेचर है, फिर डायरेक्ट जो भूमध्य रेखा पे है यहाँ पे कितने टेम्परेचर है। तो हम लोग इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको भूमध्य रेखा क्षेत्र, और उसके ऊपर है 23.5 डिग्री। ठीक है। फिर उसके ऊपर है 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र। फिर 30, आप 60 डिग्री का क्षेत्र देखोगे, फिर उसके बाद 90 डिग्री का क्षेत्र। ये क्या हो रहा है कि हमें बता रही है किस जगह पे कौन सी पवनें चल रही हैं और कहाँ का मतलब तापमान कैसा है। जैसे यहाँ पे उच्च दाब है, जहाँ पे तापमान कम होता है वहां पे उच्च दाब होता है, तो हाई प्रेशर है। और यहाँ पे ये जिसकी टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा, मतलब सॉरी टेम्परेचर बहुत लो होगा। इसके बाद ध्रुवीय पूर्वी पवनें चलती हैं, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जब यहाँ से ये गई ऐसे उठ करके, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले क्या है, लो प्रेशर है। एक सेकंड में इसको आपको बताती हूँ क्लियरली, इसी में समझ में आ जाएगा। ये लो प्रेशर है, ठीक है। और फिर यहाँ ये लो प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हवाएं उठ रही हैं और फिर ऐसे जा रही हैं। ये हवा उठ रही है, ये जो दिशा दिखाई जा रही है ये जलधाराओं की दिशा है। ठीक है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ जल वाष्प की दिशा है। ठीक है। ये वाष्प वायु की दिशा है। ये उठ के यहाँ गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, सॉरी हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर के पास भी, आप यहाँ पे तो हाई प्रेशर है ना, ये ऐसे फिर भेज रही है। ठीक है। फिर ये इधर भी भेजेंगे तो ये इधर भी तो जाएंगी। जब ये इधर जा रही है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ लो प्रेशर होगा। हम्म, जाहिर सी बात है यहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ पे फिर ऐसे गई, ये इधर से इधर जाएंगी तो इधर वाली भी तो इधर ही आएगी ना। तो इधर से ये उच्च दाब है ना, उच्च दाब के साइड से आ रही है, और इधर से ये इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, ऐसी सेम एज इट इज, ये इधर भी जाएगी तो इधर भी जाएगी। दोनों साइड जाएगी, और दोनों साइड जाएगी तो वो अपने अपोजिट को ढूंढ रही है, उसका अपोजिट उसको मिलता है तो फिर ये जलवाष्प होकर के ऊपर उठ जाती है। चक्रवात तो आपको डिटेल में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। आर्द्रता, वन सेकेंड, जलवाष्प बन जाता है। जहां पर टेम्परेचर हाई होता है तो वहां पे जलवाष्प भी अधिक होता है, क्योंकि जैसे कि गैस जलाते हैं और पानी रख देते हैं तो क्या होता है, जब पानी उबलने लगता है तो जलवाष्प होने लगता है, धुएं के रूप में उड़ने लगता है। ऐसे ही जहाँ सूरज की रोशनी बहुत सीधी पड़ती है और बहुत तेज पड़ती है, तो वहां पर क्या होता है, जलवाष्प उनमें वाष्पित होने लगता है, जल को वाष्प होने लगता है। तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु
में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र का दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है और इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। जहाँ पे सूरज का रोशनी सीधा पड़ता है वहां पे जलवाष्प अधिक होता है, और जहाँ पे सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है वहां पे जलवाष्प अधिक नहीं होता है, मतलब विश्व पे का साइड अधिक आर्द्रता है। आर्द्रता क्या है? जल का वाष्प ही है। फिर वो सूरज उसको ग्रहण करता है, धीरे धीरे बादलों में जाती है, बादलों के रूप में भी संघनित हो जाती है। जब संघनन हो जाता है वहां पे तो ये बरस जाती है, जल वाष्प ऊपर जाकर के इकट्ठा हो जाती है। जहाँ जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है। फिर समताप मंडल से टेम्परेचर बढ़ता है, फिर उसके बाद आयन मंडल में बढ़ता है, फिर उसके बाद बहिर्मंडल में बढ़ता है, फिर आंतरिक बहिर्मंडल में बढ़ता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू बढ़ता जाता है। ठीक है। तो इसे हम आर्द्र के दिन कहते हैं। हम्म। आर्द्र के दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है। हम जो हम सारे तरफ चिपचिपा चिपचिपा सा माहौल हो जाता है ना, पूरी जो वायु होती है वो हल्की सी नमी वाली हो जाती है, एकदम चिपचिप वाली। और आद्य के दिन में कपड़े सूखने के लिए हमारे शरीर पर पसीना आने नहीं पसीना सूखता ही नहीं है और हम असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदों बनाता है। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती कि वायु में ना तैर पाए और ना रह सके, तब यह वर्षण या वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। आप जैसे कि देख सकते हो, चक्रवाती वर्षा, इधर से भी ठंडी पवनें आ रही हैं, मतलब ये हाई प्रेशर से आ रही है, गर्म वायु है तो यहाँ से लो प्रेशर है। और जब ये दोनों होकर के ऊपर उठती हैं तो ऊपर जाते ही वहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है, यहाँ जाकर के जम जाता है। जब इतनी भारी हो जाती है ना तो ये बरसने लगती हैं, तो ये क्या है, चक्रवाती वर्षा हो गई। ठीक है। आप कभी कभी देखोगे पर्वत के एक साइड पे बारिश हो रही है, दूसरे साइड पे सूखा पड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में बहुत ही अधिक होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से जो हवा चल रही है यहाँ से ये क्या हो रही है, ये लो प्रेशर बना रही है, इधर से हाई प्रेशर आ रहा है, तो आज क्या होता है यहाँ पे जाकर के ये इकट्ठा हो जाती है और फिर बरस जाती है, तो ये पर्वतीय वर्षा है। गर्म वायु जब संवर्ण होकर के ऊपर, ये विषुवत रेखा के क्षेत्र पे होता है, क्योंकि सीधे वाष्प ऊपर जाता है और यहाँ जम जाता है, कुछ हिस्से में इधर चला जाता है, कुछ हिस्से में इधर चला जाता है, और कुछ जम जाते हैं। तो वो जम जाते हैं जब भारी हो जाते हैं, तो आप विषुवत रेखा के क्षेत्र में आगे पढ़ोगे कि हमेशा रोज एवरी डे वहां पे 2 घंटे के लिए बारिश जरूर होती है, जो कि 2 से 4 का समय होता है। उस समय सूरज की भी जो बर्फ जमा हुआ है, जो मतलब काफी हैवी हो चुका है ऊपर जाके, वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करके और बारिश होने लगती है, क्योंकि उस टाइम पे भी जो सूरज की टेम्परेचर है वो काफी हाई होता है। ठीक है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज आपने पीछे सफेद पथ छोड़ते हैं, इन्हें इंजनों से निकालने वाली नमी संघनित हो जाती है और वायु में गति मान रहने की स्थिति में यह संघनित नमी की कुछ देर तक पथ का रूप में दिखाई देती है। जैसे कि आप अगर कहीं का जैसे आप बर्फ में अगर हवा कोई छोड़ोगे तो हल्का सा जमा जमा दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि वो हल्के हल्के से जम जाती, काफी देर तक रहती है। और जैसे गर्म पानी लो और एकदम बहुत टेम्परेचर माइनस है, वहां पे ऐसे छोड़ दो तो एकदम हवा के जैसे दिखाई देंगी वो, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया बना देती है, वहां का ऐसा टेम्परेचर है कि उस धुएं को भी हल्का हल्का जमा देती है, और जिससे वो एक काफी टाइम तक रहता है, तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पशुओं से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा को 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, जो कि हमने आपको दिखाया है। वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है। पौधे जल का संरक्षण में मदद करते हैं, और जब पहाड़ी
पार्श्वन से पेड़ काटने जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं और निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। इसलिए पहाड़ों के पेड़ नहीं काटना चाहिए। पौधे तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल में की कमी तथा सूखा हो जाता है, और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। इसके बाद अभ्यास आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।